student, welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Today's topic is human evolution. मीन्स हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का जो चैप्टर है उसमें ये लास्ट टॉपिक है और छोटा टॉपिक है। जो स्टडी होती है ह्यूमन इवोल्यूशन की, दिस स्टडी इज़ कॉल्ड, ये अंडर आती है एंथ्रोपोलॉजी के। एंथ्रोपोलॉजी एक एक तरह की कैटेगरी होती है जिसमें हम जो होते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, और इस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी जो ह्यूमन इवोल्यूशन पे बेस होती है, इसको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट होते हैं वो इसकी स्टडी करते हैं। जैसे पैलेंटोलॉजी जो है वो फॉसिल की स्टडी का जो एक पोर्शन होता है, उनको उस कह सकते हैं कि एक तरह का सब्जेक्ट, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एक तरह का सब्जेक्ट है जिसमें ह्यूमन इवोल्यूशन के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है कि कहाँ से ह्यूमन इवॉल्व हुआ है, ठीक है। और पैलेंटोलॉजी जो थी वो फॉसिल की स्टडी के लिए उस सब्जेक्ट को माना जाता है कि ये फॉसिल की स्टडी करने की एक कैटेगरी है जिसको पैलेंटोलॉजी कहते हैं, और जो साइंटिस्ट उसको स्टडी करते हैं उनको हम पैलेंटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। और ह्यूमन इवोल्यूशन की जो स्टडी होती है, उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की जो स्टडी होती है वो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के उस पे होती है, और जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं उनको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट ये हमें पता होना चाहिए कि देखो जैसे जैसे हम लोग स्टडी करेंगे, बहुत ब्रॉड पोर्शन है बायोलॉजी में भी, और उस हर ब्रॉड पोर्शन को कैटेगराइज किया गया है और हर एक कैटेगरी का अपना अपना टाइटल दिया गया है। उस टाइटल की जो स्टडी होती है उनको उस नाम से जाना जाता है, और जो साइंटिस्ट उनकी स्टडी करते हैं वो उनसे रिलेटेड नाम से जाने जाते हैं। जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टडी हुई तो एंथ्रोपोलॉजी जिस साइंटिस्ट ने की, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फॉसिल की स्टडी हुई पैलेंटोलॉजी, और उनके जो साइंटिस्ट है पैलेंटोलॉजिस्ट। तो इस तरह से हर एक कैटेगरी में ये डिवाइडेड है। बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है मगर सब्जेक्ट के अंदर कितना ज़्यादा वाइड वैरायटी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और इस सब्जेक्ट को आप आगे की क्लासेस में लेके पढ़ोगे तो आपको और भी नॉलेज होगा, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन द टुडेज टॉपिक विच इज़ द ह्यूमन इवोल्यूशन। ओके, human evolution has been studied by using the various tools of tracing evolutionary relationship। यानी जो evolutionary relationship human being का होता है तो हमको किसी ना किसी से उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि where the human being is evolved and what type of things is where हम लोग कलेक्ट करते हैं ना सारी चीज़ें। हम ऐसे थोड़ी ना होगा कि गए और हम समझ गए कि यहीं से इवॉल्व हुआ है, नहीं। उसके लिए हमें बहुत ढेर सारे एविडेंस मिलते हैं जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को प्रूफ करते हैं। ऐसे एविडेंस के बेस पे, उनके स्टडी के बेस पे हम तब जाके एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो जो इनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होगी उसके लिए जो टूल्स की ज़रूरत होगी वो होंगे एक्सकवेटिंग यानी डिगिंग। भाई जब हम खुदाई करेंगे कहीं का सॉरी कहीं की खुदाई करेंगे, जैसे पता चल जाता है, इनके पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे पता चल जाता है कि इस एरिया में बहुत ढेर सारे एविडेंस हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के, तो वहाँ पे डिगिंग शुरू हो जाती है, उसकी खुदाइयाँ शुरू हो जाती है और बहुत अलग तरीके से खुदाई की जाती है जिससे वो एविडेंस जो है वो किसी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। इस तरह से उनकी खुदाइयाँ की जाती है जिसको एक्सकवेटिंग कहते हैं। देन स्टडिंग फॉसिल जो मिलते हैं उनकी स्टडी की जाती है, जैसे कार्बन डेटिंग वाला मैंने बताया था, उसके बेस पे होता है किस लेयर में वो पाए जाते हैं। यानी जैसे बहुत नीचे की लेयर में अर्थ के पाए जा रहे हैं यानी वो बहुत पहले का फॉसिल है, यानी वो बहुत पहले का ऑर्गेनिज्म है जो एज अ फॉसिल सबसे नीचे पाया जा रहा है। अगर उसके ऊपर की लेयर में कोई भी ऑर्गेनिज्म का फॉसिल पाया जाए मीन्स वो उससे थोड़ा सा पहले का है, ठीक है। तो इस तरह से लेयर जो अर्थ की होती है उससे जैसे जैसे निकलते जाते हैं फॉसिल, उस हिसाब से हम समझते हैं कि ये कितना पुराना फॉसिल हो सकता है। तो स्टडिंग फॉसिल यानी फॉसिल की स्टडी से हमें पता चलता है कि ये कितना पुराना है,
कार्बन डेटिंग का भी हम लोग ने पढ़ा था जब हम लोग फॉसिल का टॉपिक लिए थे। कार्बन डेटिंग में क्या होता है कि जैसे बॉडी जो हमारी है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बनी हुई है, जो कार्बन के प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, सब कार्बन ग्रुप के ही कंपाउंड है, ठीक है। तो यानी जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो ये सारे जो प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स है वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाते हैं, डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे वो डिक्रीज होते हैं वैसे वैसे वो कम होते जाते हैं उस ऑर्गेनिज्म, जो डेड ऑर्गेनिज्म है। तो जैसे जैसे कम होते हैं, अगर जब वो फॉसिल हमें, वो ऑर्गेनिज्म एज अ फॉसिल हम उसको रिकवर किए हुए हैं, तो हम देखेंगे कि जो कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स, जो बॉडी में कार्बन कंपाउंड है, वो कितने परसेंट बॉडी में बचे हुए हैं, अब कितने परसेंट बचे हुए हैं, और उस ऑर्गेनिज्म में रियल में कितने परसेंट होते हैं, उसके बेस पे, उनके डिफरेंस के बेस पे हम ये स्टडी करते हैं कि ये फॉसिल कितना पुराना है। यानी डिगिंग एक मेथड्स है जिससे हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में जानते हैं, उसके एविडेंस हम इकट्ठा करते हैं। फॉसिल की स्टडी करके हम एविडेंस इकट्ठा करते हैं। कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एज को पता करते हैं। देन डिटरमाइनिंग डीएनए, उनका जो डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये कितना पुराना ऑर्गेनिज्म है, या कहाँ से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। All human beings are a single species called Homo sapiens। यानी जो ह्यूमन है वो ह्यूमन सैपियंस से ही इवॉल्व हुआ है। और जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे पाए जा रहे हैं, अगर आप देखोगे तो हर जगह पे बहुत ढेर सारी वैराइटीज अर्थ पे ह्यूमन बीइंग की है। जो बहुत से लोग बहुत ज़्यादा गोरे हैं, कोई जो है वो बहुत काले हैं, कोई जो है वाइटिश कॉम्प्लेक्शन है, कोई उससे भी मिडिल में है। तो इस तरह से स्किन में बहुत सी वैरायटी है, और बहुत से उनके बॉडी टेक्सचर में भी कोई कोई चीज़ें जो है, जैसे हेयर के टेक्सचर्स भी कहीं के बहुत ज़्यादा स्मूथ हेयर वाले लोग पाए जाते हैं, कहीं बहुत गोल्डन हेयर वाले पाए जाते हैं, तो कहीं बहुत ब्लैक हेयर वाले पाए जाते हैं। तो ये सब जो है वो क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेसेस है। रेसेस मतलब डिफरेंसेस जो ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं। यानी ह्यूमन बीइंग के रेसेस जो है इस अर्थ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हर जगह आप जाओगे, अमेरिका में जाओगे डिफरेंट काइंड्स के लोग मिलेंगे, इंडिया में आओगे डिफरेंट, अफ्रीका में जाओगे डिफरेंट। यानी आप जहाँ जहाँ जाओगे कुछ ना कुछ सडन चेंजेस, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस उनके अंदर दिखेंगे, ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, ड्यू टू यानी जो सराउंडिंग में उनके चेंजेस है उनके अकॉर्डिंग हो सकता है, उनके बॉडी में डिफरेंसेस जो चेंजेस है। तो ये सब क्या है, ये क्या है, डिफरेंट ह्यूमन रेसेस पाए जा रहे हैं इस अर्थ पे, बट दे ऑल आर इवॉल्व फ्रॉम अ होमो सैपियंस से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। अर्लीस्ट मेंबर ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज केम फ्रॉम अफ्रीका। ये माना जाता है ह्यूमन फुटप्रिंट के स्टडी पे बेस से, ये माना जाता है, उनके ट्रेसेस के बेस पे माना जाता है कि हम सारे लोग जो हैं अफ्रीका से आए हुए हैं। यानी जो फर्स्ट अर्लीस्ट ह्यूमन थे वो अफ्रीका में ही हुए, और वहाँ से वो पूरे अर्थ में जो है वो माइग्रेट किए, ठीक है। तो ये माना जाता है, स्टडी से पता चला है कि ह्यूमन जो है वो इवॉल्व ही हुआ है अफ्रीका में, और वहाँ से वो धीरे धीरे माइग्रेट किया है, ठीक है। slowly migrated to West Asia, then to Central Asia, Eurasia, South Asia, East Asia, island of Indonesia, Australia and America along with different evolutionary line। यानी पहले अफ्रीका में ये लोग अर्लीस्ट मेंबर पाए गए ह्यूमन सैपियंस फैमिली की, ह्यूमन स्पीसीज फैमिली के, कहाँ पाए गए, अफ्रीका में पाए गए, ठीक है। उसके बाद वहाँ से वो स्लोली माइग्रेट करके वो वेस्ट एशिया में आए, देन सेंट्रल एशिया में गए, उसके बाद यूरेशिया में गए, साउथ एशिया में गए, ईस्ट एशिया में गए, आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया यानी इंडिया के और बाहर जो कंट्री इंडोनेशिया पाए जाते हैं उनके आइलैंड पे गए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और देन अमेरिका में गए। तो पहले जो अफ्रीका में अर्लीस्ट मेंबर पाए जाते थे ह्यूमन सैपियंस फैमिली के, वो पहले अफ्रीका में ही मिले। उनके फुटप्रिंट्स से पता चला, एवोल्यूशनरी फुटप्रिंट से पता चला कि वो माइग्रेट किए, माइग्रेट करके वो पहले एशिया की तरफ आए पहले, ठीक है। साउथ ईस्ट सेंट्रल ये सबको क्रॉस करके वो आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया गए, ऑस्ट्रेलिया गए, देन अमेरिका गए। तो इस तरह से वो धीरे धीरे माइग्रेट होते चले गए, ठीक है। अब जैसे जैसे वो माइग्रेट होते चले गए तो हर जगह का इन्वायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट था।
देखो इवॉल्व एक जगह से हुआ, बट जब वो माइग्रेट किए तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब वो वहाँ पे रहने लगे, एडॉप्टेशन उन्होंने कर ली अपनी बॉडी में, तो धीरे धीरे उनकी जो और जनरेशन ऑफ स्प्रिंग आते गए उनके अंदर चेंजेस दिखने लगे। अब जो आया हुआ है उसके अंदर तो कोई चेंजेस नहीं दिखेगा क्योंकि वो तो अभी माइग्रेट करके आया हुआ है, बट उसके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, उनमें जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आएंगे क्योंकि वो अब इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर रहा है। मान लो काले रंग के आएंगे, धीरे 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 ऐसे हो गया कि अमेरिका में सिर्फ गोरे ही टाइप के पर्सन ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे वो माइग्रेट किए और जहाँ जा गए वहाँ वहाँ के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट किया, अडॉप्ट करने के बाद उस तरह से रहना शुरू किया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन, जो अब दिखाता है कि उसकी स्टडी इस तरह से की जाती है। देन वो होमो सेपियंस से ही इवॉल्व हुआ है, देन वो अफ्रीका में मिला है और स्लोली स्लोली वो पूरे कंट्री में धीरे धीरे माइग्रेट किया है, ठीक है। एक जो टॉपिक था म्यूटेशन, जो शायद पढ़ना चाहिए क्योंकि वो बहुत छोटा ही अभी क्लास 10th में दिया हुआ है, बुक में भी बहुत छोटा दिया हुआ है, तो उसको मैंने सोचा कि यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन क्या होता है? दीज आर सडन लार्ज एंड इनहेरिटेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल, यानी ये किसी भी पर्सन के जेनेटिक मटेरियल में सडन चेंज ला देता है, ठीक है। उनके न्यूक्लियोटाइड्स में या तो चेंज हो सकता है, क्रोमोसोम नंबर में चेंज हो सकता है, या तो उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकते हैं, बट वो चेंजेस सडन होंगे और इनहेरिटेबल होंगे, ठीक है। तो म्यूटेशन एक ऐसा चेंजेस है जो बहुत सडन होता है और इनहेरिटेबल होता है, यानी वो जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो रहा है। और जब भी जेनेटिक मटेरियल में चेंज होगा, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के चेंज हो जाए, चाहे क्रोमोसोम्स चेंज हो जाए, चाहे क्रोमोसोम्स के नंबर चेंज हो जाए, वो इनहेरिटेबली होगा और वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ऐसे टाइप के चेंजेस। और इसको जो फादर ऑफ म्यूटेशन बोला जाता है वो है हुगो डे व्रीज, साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी स्टडी में ये बताया कि म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो वेरिएशन को के पॉपुलेशन को दिखाता है, शो करता है, और ये जीन पोल में नए नए जीन्स को लाता है। जैसे कि अब जैसे जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ रहा है ना यहाँ पे, तो जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ रहा है यानी डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिज्म बनेंगे, डिफरेंट जीन्स को लेके ऑर्गेनिज्म बनेंगे, जिससे जो जीन पोल होता है, हम लोग ने जीन पोल पढ़ा हुआ है ना, जिसमें डिफरेंट काइंड्स के जीन्स रहते हैं, तो उसके लिए एक न्यू ऑर्गेनिज्म को ये मतलब न्यू जीन्स को वो उसमें जीन पोल में डालता है, वेरिएशन का एक पॉपुलेशन बनाता है, ठीक है। तो जो सडन चेंजेस होता है, जैसे कि हम लोगों ने बीटल में देखा कि ग्रीन कलर की बीटल्स आ गई थी ब्राउन बीटल्स की जगह पे, तो वो क्या हुआ, वो एक सडन चेंजेस हुआ जो उनके जीन में हुआ, जो उनके जीन की कॉपिंग में हुआ, चाहे डीएनए के सीक्वेंसेस में हुआ, न्यूक्लियोटाइड्स में हुआ, बट वो जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस हुआ, वो एक टाइप का म्यूटेशन हुआ जिसने पूरी की पूरी स्टोरी को बीटल्स के उसमें बदल दी थी, जिससे एक नया टाइप का जीन जो है वो जीन पोल में ऐड हो गया, एक वेरिएशन उस पॉपुलेशन में आ गया। तो ये बहुत अच्छा इसका सिग्निफिकेंस है वेरिएशन को लाने में, जीन पोल को बढ़ाने में, डिफरेंट वेराइटीज़ को लाने में। तो म्यूटेशन इज अ सडन चेंजेस विच इज़ इनहेरिटेबल, और द हुगो डे व्रीज इज द फादर ऑफ म्यूटेशन। ये चीज़ हुई। तो म्यूटेशन क्या होता है वो हम लोगों ने जाना, वो किसने डिस्कवर किया था वो हम लोगों ने जाना। देन म्यूटेशन के क्या सिग्निफिकेंट होते हैं, एक तो ये वेरिएशन, पॉपुलेशन में वेरिएशन लाता है, देन ये जीन पोल में न्यू न्यू जीन को इंट्रोड्यूस करता है। तो इस तरह के सिग्निफिकेंट्स किसके होते हैं, म्यूटेशन के होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ा, ठीक है, जो लास्ट टॉपिक था, एंड देन म्यूटेशन एक छोटा सा टॉपिक बच गया था जिसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। आई होप पूरा हेरिडिटी से लेके एवोल्यूशन तक का जो लंबा एक जर्नी रही वो आपको पूरी तरह से अच्छे से पता होनी चाहिए, और आप स्टडी करिए। और आज जब हम लोग इसके नए नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे अपने वीडियोस में, तो फिर देखना होगा कि आपकी स्टडी कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। तो आई होप अभी तक का जो ये पूरा चैप्टर है वो समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट वीडियो में वी आर स्टार्टिंग न्यू टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम दिस चैप्टर्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।